अगली खबर है दरअसल वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट पर। आज दोपहर में यह रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट ने सोने के बाजार पर कई नए रहस्य, कई नई चीजें, कई नई बातें एकदम खोल दी। इस रिपोर्ट के नंबरों से, आंकड़ों से, प्रस्तावना से यह पता चला कि पूरी दुनिया में सोने की मांग लगातार बढ़ रही है। इस रिपोर्ट में क्या 4 बड़ी बातें आई वो मैं आपको बताता हूं। तो पहली बात यह आई कि ग्लोबल गोल्ड डिमांड जो है वो 1% बढ़ी है। करीब करीब 4,974.5 मीट्रिक टन की डिमांड है। ठीक है भाई, लगातार तीसरा साल ऐसा है जब सेंट्रल बैंक ने 1,000 टन से ज्यादा सोना खरीदा है। यह बात थोड़ा सा अलग से नोट करके रख लीजिए क्योंकि इस पर सवाल है। समझने की बात यह कि नेशनल बैंक ऑफ पोलैंड 90 टन सोना खरीदा है, जो सबसे आगे रहा है, जिसने अकेले 90 टन सोना खरीदा है। इन्वेस्टमेंट की डिमांड 25% बढ़ी है। ठीक है भाई, 1180 टन ऐसा सोना है जो इन्वेस्टमेंट में गया है। गोल्ड के प्राइसेस 27% 2024 के दौरान बढ़े हैं। यह एक ऐसी चीज है जिस पर आपकी नजर पड़ी ही पड़ी होगी। ज्वेलरी का जो कंजम्पशन है वो डिक्लाइन है। यह एक इंपॉर्टेंट बात है जो इस वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में पता चली। 11% गोल्ड ज्वेलरी का जो कंजम्पशन है वो गिर गया है, जबकि रिसाइकल गोल्ड 15% बढ़ गया। रिसाइकल गोल्ड का मतलब यह कि घर में जो रखे हुए गहने या पुराना सोना था वो बाजार में आया, गल के या मेल्ट होकर उसकी नई ज्वेलरी बनी। तो ये 5 बड़े आंकड़े आपको वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट से पता चले। सर, पहला सवाल मेरा यही है, लगातार तीसरा साल हो गया केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। पोलैंड जैसा देश 90 टन सोना खरीद रहा है, भारत भी शामिल है, सब लोग खरीद रहे हैं। इतना सोना खरीद क्यों रहे हैं भाई? ये बड़ा सोने का आंकड़ा और सोने का बाजार इसमें बेहद पेचीदा, रहस्यमय, दिलचस्प और तमाम किस्से कहानियों से लबरेज है। पोलैंड ने सोना क्यों खरीदा, इस पर दुनिया में चर्चा है, क्योंकि पोलैंड को रिस्क थी कि रशिया का अगला हमला या रूस की तरफ से कोई भी कार्रवाई पोलैंड पर हो सकती है, और इसलिए माना जा रहा था कि पोलैंड भी अपनी वार चेस्ट बनाने के लिए, अपने विदेशी मुद्रा भंडार को ठीक करने के लिए सोना खरीद रहा था। इसलिए पोलैंड पिछले साल का सबसे बड़ा बायर रहा। इसे समझने से पहले हम इस डेटा पॉइंट को रोकेंगे। इससे पहले हम भारत के आंकड़े पर बात कर लेते हैं कि किस वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट ने भारत के बारे में क्या बताया। भारत में पिछले साल गोल्ड की डिमांड करीब 802 टन रही, जो कि 5% बढ़ी थी पिछले साल की तुलना में। अगले साल भारत के मामले में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का प्रोजेक्शन है कि चूंकि सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं और लगातार बढ़ती जाएंगी, क्यों बढ़ती जाएंगी इस पर हम आगे इस चार्ट के साथ, डेटा पॉइंट के साथ बात करेंगे। अगले साल सोने की मांग में नरमी आने की संभावना है, यानी इस साल करीब 802 टन के आसपास सोने की खपत या मांग थी, वो घटकर 700 से 800 टन के बीच में आ सकती है। सोने पर इतनी जद्दोजहद है सरकार के भीतर, यूएई के एफटीए के जरिए सस्ता सोना आ रहा है, सरकार को तमाम नियम बदलने पड़े हैं, बजट में भी थोड़ी बहुत बदलाव किया गया है, लेकिन भारतीय बाजार में डब्ल्यूजीसी का मानना है कि अब मांग कम होगी, कि सोने की कीमतें ज़्यादा हो गई हैं। पर सोने की कीमतें इतनी ज़्यादा क्यों और क्यों बनी रहेंगी, इसके लिए हम डेटा पॉइंट के इस आंकड़े को देखते हैं जो केंद्रीय बैंकों की खरीद का है। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि बाजार में इन्वेस्टमेंट की मांग के बराबर लगभग उतना ही सोना दुनिया के सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं। यानी आप और हम इन्वेस्टमेंट के लिए जो सोना खरीदते हैं, ईटीएफ में लगाने के लिए या वैसे भी सोने की फिजिकल डिमांड रखते हैं बचत के लिए, उतना ही सोना दुनिया के केंद्रीय बैंक खरीद रहे हैं, जबकि दुनिया भर की सारी करेंसी गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर चुकी है और दुनिया की सारी करेंसी अब नई मॉनेटरी सिस्टम है। इसके बाद भी इनके विदेशी मुद्रा भंडारों में सोना बढ़ता चला जा रहा है। आंकड़ा आपके सामने 448 टन का रिजर्व पोलैंड के पास है, भारत के पास 876 टन का रिजर्व मौजूद है। 876 टन का रिजर्व, चूंकि गोल्ड का रिजर्व है तो विदेशी मुद्रा भंडार के हिस्से के तौर पर है, और ये इन्होंने डॉलर देकर खरीदा है। ये सारा सोना डॉलर देकर उसके बदले मंगाया गया। ये बता रहा है, 2 बड़े संकेत दे रहा है भविष्य में सोने के निवेशकों की दृष्टि से। पहली चीज तो ये कि केंद्रीय बैंकों ने शुभम सोने के बाजार में अपना स्टेक इतना बड़ा कर लिया है, अपनी हिस्सेदारी इतनी बड़ी कर ली है, तो भविष्य में सोने की कीमतें कम होने की गुंजाइश कम से कम हो गई है। यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि अगर भविष्य में सोने की कीमतों में कोई बड़ी गिरावट आएगी तो सबसे ज्यादा नुकसान केंद्रीय बैंकों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि उनके फॉरेक्स का वैल्यूएशन कम होगा। सोने की कीमत का जो सबसे सस्ता दौर था वो उस समय आया था, अगर आप याद करें, जब केंद्रीय बैंकों ने सोना बेचना शुरू किया था। लगभग 8-9 साल हो गए, अब तो कोई केंद्रीय बैंक सोना बेचता नहीं है, खरीद रहा है, और वो इस बाजार के सबसे बड़े बायर हो गए हैं। सोने की आपूर्ति सीमित है, लिमिटेड है, क्योंकि सोने का उत्पादन पूरी दुनिया में कुछ
चुनिंदा खदानों से आ रहा है और उतना ही सोना आता है। इसके अलावा रिसाइकिल्ड गोल्ड आता है जो लोग अपने घरों से निकाल कर बेचते हैं। उस स्थिति में सोने के बाजार में डिमांड और सप्लाई के बीच में चिरंतन मिसमैच बना हुआ है। और जब दुनिया के केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडारों से जो विदेशी मुद्रा उन्होंने निर्यात से जुटाई है उससे सोना खरीदना शुरू कर दें, तो आपको ये दिखाई देगा इस आंकड़े से कि बाजार में अब छोटा निवेशक बड़ा खिलाड़ी नहीं है, या सोना खरीदने वाले छोटे लोग, आम लोग उतने बड़े खिलाड़ी नहीं हैं जितना बड़ा खिलाड़ी आरबीआई या पोलैंड का केंद्रीय बैंक या रूस का केंद्रीय बैंक या तुर्की का केंद्रीय बैंक है। हालांकि WGC की रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में डिमांड सोने की कम होगी, पर चीन में डिमांड बढ़ने की संभावना है, ये WGC की रिपोर्ट ने बताया है। और इसके साथ चांदी के भाव में भी बढ़ोतरी के संकेत मिले हैं, क्योंकि चीन ने ग्रीन एनर्जी में बड़ा ही निवेश किया है। हमने आपको बताया था 2 दिन पहले कि सोलर एनर्जी में चीन ने अपना लक्ष्य समय से पहले पूरा कर लिया, इसलिए सिल्वर की मांग बढ़ने की भी संभावना है। सर, दूसरा सवाल मेरा प्राइस पर, क्योंकि उससे तो हम सबको मतलब है। प्राइस की नज़रिए से फिर आपको क्या लगता है कि ये रिपोर्ट, सेंट्रल बैंक का ये आंकड़ा क्या संकेत देता है? भविष्य में कीमतें किस तरफ जाती दिखेंगी? ठीक है, बढ़ती दिखेंगी, ठहरेंगी, या तेजी अभी और तेजी होगी? ये बहुत दिलचस्प चीज़ है। जैसे जैसे आपने डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद दुनिया की करेंसी बाजार में उठापटक देखी, उसी के पैरेलल आपने सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी, जो हमें सामने दिखाई दे रही है। दुनिया की बहुत सारी मुद्राएं डॉलर के मुकाबले कमज़ोर पड़ रही हैं, गिर रही। भारतीय रुपए की स्थिति आपके सामने है, 87 रुपये के पार है। बाकी करेंसीज भी कमज़ोर पड़ रही हैं। करेंसी बाजार में बड़ी उठापटक है, बड़ी ऊहापोह है, बड़ी उथल पुथल है। करेंसी की कीमत आपके विदेशी मुद्रा भंडार से तय होती है। करेंसी की कीमत आपके देश में कितना कर्ज है उससे तय होती है। करेंसी की कीमत आप विदेशी बाजार में कितना एक्सपोज्ड है किसी देश की अर्थव्यवस्था, उसकी साख क्या है, इससे तय होती है। ऐसा लगता है, और ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, कि पूरी दुनिया के केंद्रीय बैंक करेंसी में किसी बड़ी उतार चढ़ाव से बचने के लिए एक वार चेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, अपने पास सोने का भंडार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए कीमतें बढ़ते रहने की लगातार गुंजाइश है। WGC ने भी अपनी रिपोर्ट में माना है कि सोने की मांग बढ़ेगी, और उस मांग को सबसे ज़्यादा कौन बढ़ाएगा? दुनिया के केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक जैसे जो सेंट्रल बैंक है, वो सोना खरीदेंगे। तो इसलिए सेफर साइड में आप ये मान सकते हैं कि सोने की कीमतों में किसी बड़े करेक्शन की गुंजाइश नहीं दिखाई देती। जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि बाजार में जब सरकारी बैंक ही, केंद्रीय बैंक ही, सॉवरिन बैंक ही सबसे बड़े खिलाड़ी हैं इस बाजार में, उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा सोना है, तो क्यों कर चाहेंगे कि सोने की कीमत घटे, टूटे, और उससे उनके बैलेंस शीट पर उसका असर पड़े। एक और आंकड़ा जो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए कि सोने की कीमतों को जो बल मिल रहा है वो इसलिए भी मिल रहा है कि जो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ETFs हैं, उनसे लगातार आउटफ्लो था। 2024 में यहाँ भी हॉल्ट आ गया, और जो आउटफ्लो था, जो बिकवाली थी गोल्ड ETF से, वो खत्म हो गई। एक जगह से जहाँ से आउटफ्लो बना हुआ था लगातार, वहाँ से भी बंद हो गया। खरीदने वाले पहले से ज़्यादा थे, जो बिकवाली करने वाले थे वो भी अब रुक गए हैं और खरीदार बन सकते हैं। तो ऐसे में आप सोचिए, फिर कीमतों को तो बल मिलना ही मिलना है।